A very good morning to all my dear students. So today from chapter 3 fiber to fabric, this is the third part and we will gonna discuss about jute. After cotton we will discuss about jute, which is another plant fiber. Okay, ये भी हमें plant से obtain होते हैं. That's why we call it as plant fiber jute. Now what is jute? What is the definition of jute? Jute is a long, like this, long shiny fiber which we obtain from the stems of the jute plant. ये जो plant होते हैं jute plant, दिस इज़ द जूट प्लांट जिनके स्टेम से हम जिनके स्टेम से हम ऑब्टेन करते हैं फाइबर्स, विच इज़ जूट फाइबर, एंड इन हिंदी व्हाट वी कॉल इट पटसन और पाट. ओके, हिंदी नेम्स इनके पटसन और पाट हैं. एंड देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर ऑल्सो. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स कलर इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर. एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जूट प्लांट? बेटा, जूट प्लांट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? It is biodegradable. Why? Because we obtain jute fiber from nature. That's why it is known as biodegradable. ये biodegradable क्यों होते हैं? Because हम इन्हें नेचर से ऑब्टेन करते हैं. Then durable and strong. बहुत डेज तक हम जूट फाइबर को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जूट से बने हुए फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं. बहुत डेज तक चलते हैं ये और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड अब बात करते हैं ऐसे, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जूट. इन दैट इमेज यू कैन सी कि ये कैसे जूट आप लोगों के भी सबके होम में प्रेजेंट होंगे. जूट के सैक्स, ओके, जो बोरियां होती हैं, विच इज़ नोन एज SACKS. ओके, नाउ आफ्टर इट, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स प्रेजेंट हैं हमारे इंडिया में जहाँ की आपको जूट की कल्टीवेशन होती है? दी स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश ऑल्सो. ओके, उत्तर प्रदेश ऑल्सो. यहाँ पे जो जूट की कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है. ऐसा नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होती है. छत्तीसगढ़ में क्या होती है, एक जूट की फैक्ट्री है जो कि रायगढ़ में प्रेजेंट है एंड हम उसे लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे भी जो जूट की एक फैक्ट्री है वहाँ पे होती है. एंड देन ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं. एंड वाई बेटा यही स्टेट्स क्यों हैं? बिकॉज जूट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ दैट टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ नोन एज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं एंड वो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर भी अवेलेबल होते हैं. एंड जो जूट की कल्टीवेशन है वो कौन कौन से रिवर्स के पास में होती है? लाइक रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, जहाँ के पास में जितने भी सॉइल होते हैं एलुवियल सॉइल, वहाँ पे की जाती है कल्टीवेशन. नाउ जो जूट कल्टीवेशन है वो कौन से टेम्परेचर में हम कर सकते हैं? जब हमारे जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो कैसा होना चाहिए? सो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के टाइम पे इस कल्टीवेशन को किया जाता है. एंड जब बहुत हाई रेनफॉल होती है उस टाइम पे हम इसकी कल्टीवेशन को एंड करते हैं. एंड इनका जो प्रोसेस होता है कल्टीवेशन का वो हम अभी पढ़ते हैं. Now the cultivation of jute. The seeds are sown in March or April. It is a rainy season crop. जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है. तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कौन से मंथ पे होती है? मार्च और अप्रैल के मंथ में होती है. सो ऑब्वियसली हम मार्च या अप्रैल के टाइम पे सीड्स को सोन करने के लिए रखेंगे. नाउ इट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप. ये एक रेनी सीजन क्रॉप होंगे बिकॉज समर के जस्ट बाद क्या आएंगे, वहाँ पे रेनी सीजन आएंगे. तो उसे बहुत जो क्वांटिटी में वाटर की नीड होती है वो भी मिल जाएंगे. देन जैसे ही हमने मार्च या अप्रैल में सोन कर दिया सीड को, अब हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट पॉइंट इज जूट प्लांट ग्रोज 6 to 12 फीट इन हाइट. जो जूट प्लांट होते हैं वो 6 to 12 फीट की हाइट में ग्रो करते हैं, लाइक दिस. ओके, 6 to 12 फीट की हाइट तक वो ग्रो करते हैं. एंड इट बियर्स येलो फ्लावर्स. द प्लांट्स आकर ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज. अब जो प्लांट होते हैं क्या उसमें फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं? क्या उसमें फ्लावर्स आते हैं? येस, येलो जो फ्लावर्स होते हैं, लाइक यू कैन सी इन दैट इमेज कि जो येलो फ्लावर्स होते हैं वो जब तक आते हैं
तब हमें समझ आता है कि यस अब हम इस प्लांट्स को कट कर सकते हैं। ओके, जब ये अपने फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं, जब इसमें फ्लावर आते हैं, उसके बाद हम इसे कट कर देते हैं। नाउ इट इज़ बिकॉज अब हम उसे उसी टाइम पे कट क्यों करेंगे, हम उन्हें और ग्रो करने के लिए क्यों नहीं रखेंगे? बिकॉज जो गुड क्वालिटी जूट है वो हमें यंग स्टेम से ही मिल सकते हैं। उस टाइम पे जो स्टेम होंगे वो यंग होंगे, तो हमें उसमें से क्या मिल जाएंगे, एक गुड क्वालिटी जूट मिलेंगे। बट जब हम उस स्टेम को ओल्ड होने के लिए रख देंगे, सो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हमने उसे सपोज़ उस टाइम पे कट नहीं किया, देन क्या होगा, वो और ग्रो होते जाएगा एंड देन उसकी जो स्किन है, उसका जो स्टेम है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी एंड हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम इन जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके स्टेम, उससे हम फाइबर्स को रिमूव करें। हम जब सॉफ्ट रहेंगे, यंग रहेंगे स्टेम्स, उसी टाइम पे हम उसे रिमूव कर सकते हैं फाइबर्स को। नाउ आफ्टर हार्वेस्टिंग, जैसे ही रेनी सीज़न आएंगे हम उन्हें हार्वेस्ट करेंगे, हम उन्हें कट कर लेंगे, उन स्टेम्स को कट कर लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, जितने भी स्टेम को हमने कट किया है उन सारे स्टेम का हम क्या बना लेंगे, हम बंडल बना लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जितने भी स्टेम कट किए उनके हम थोड़े थोड़े से बंडल बना लेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, बंडल्स बनाकर रख दिया गया। नाउ बंडल बनाने के बाद हम उन्हें स्टेगनेंट वाटर में, या जिसे हम पॉन्ड भी बोलते हैं, वहाँ हम फॉर अबाउट 20 डेज़ के लिए हम वहाँ उसे छोड़ देंगे। ओके, 20 डेज़ तक हम ऐसे वहाँ पे जूट प्लांट को बंडल्स बना के छोड़ देंगे। नाउ अब हम उसे छोड़ देंगे तो अंदर क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हमें फ़ाइबर ऑब्टेन करने में ईजी होते हैं। ऐसी क्या प्रोसेस होती है उसमें? प्रोसेस ये होती है कि स्टेगनेंट वाटर में, मीन्स जो पॉन्ड के वाटर हैं, आप लोग इमेजिन करिएगा कि जो पॉन्ड के वाटर के जो ऊपर में हमने किसे छोड़ दिया था, स्टेम को छोड़ दिया, इस तरह से। नाउ अब उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट होंगे। आपको पता है कि अगर हम वाटर में किसी भी चीज़ को, प्लांट को अगर बहुत देर तक छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉट प्रोसेस होगा, मीन्स सड़ने का प्रोसेस। रॉट मीन्स सड़ना ना, आप लोगों ने ये टूथ डिके के टाइम पे पढ़ा था। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टेम होंगे वो रॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब वो रॉट होना स्टार्ट होंगे, देन क्या होगा, उनमें एक बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आप लोगों को ये पता होगा कि जो जूट के जो स्टेम है उसके ऊपर एक स्टिकी लेयर होती है। ओके, उसके ऊपर एक स्टिकी लेयर होती है। तब क्या होगा, वो बैक्टीरिया इन स्टिकी मैटर को, रीड विथ मी प्लीज़ दिस लाइन, या for better understanding read with me, the sticky matter that holds the fibers to the inner part of the stem is eaten away by bacteria। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेम के ऊपर जो स्टिकी लेयर थी वो क्या कर रही थी, उस फाइबर्स को होल्ड करके रख रही थी। ठीक है, उसमें जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो स्टिकी लेयर उसे होल्ड करके रख रही थी। बट जैसे ही वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हुआ तो उसने उस स्टिकी लेयर को ईट कर लिया। क्लियर, उसने उस स्टिकी लेयर को ईट कर लिया। तो क्या अब उस फाइबर को होल्ड करने के लिए कुछ भी प्रेजेंट है? नहीं, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग। बैक्टीरिया ग्रो इन स्टेगनेंट वाटर। अब जो स्टिकी मैटर है वो उन फाइबर्स को होल्ड करके रख रहा था स्टेम में, बट स्टेम जैसे जैसे वहाँ 20 डेज़ तक रहा, जो बैक्टीरिया था उसने उस स्टिकी मैटर को ईट कर लिया एंड देन उस फाइबर, वो जो फाइबर था वहाँ पे वो क्या हो गया, लूज़ हो गया। ठीक है, वो लूज़ हो गया फाइबर जो था। अब हम क्या कर सकते हैं, वो जब फाइबर लूज़ हो गया है तब हम उसे वहाँ से ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेटिंग। नाउ व्हेन द स्टेम्स रॉट, जब वो स्टेम जो है वो रॉट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, देन द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। हम अपने हैंड से उन फाइबर्स को सेपरेट कर सकते हैं। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो इमेज है आपकी, ब्रेकिंग द जूट प्लांट्स एंड स्ट्रिपिंग द फाइबर, वो क्या कर रहे हैं, उन फाइबर्स को वहाँ से सेपरेट कर रहे हैं। नाउ द फाइबर्स, अब जो फाइबर्स हैं वहाँ पे हमने उसे अलग कर लिया, सेपरेट कर लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे,
द फाइबर्स जो हमें मिले हैं उसे हम इस तरह से, जैसे हम अपने क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए रखते हैं वॉश के बाद, वैसे ही हम उन फाइबर्स को ड्राई होने के लिए रखेंगे सन के नीचे। एंड ऑल्सो आफ्टर दैट, जैसे ही हमने इसे ड्राई कर लिया, वी विल मेक बंडल्स, हम उनके बंडल्स बना लेंगे और ये बंडल्स देन कहाँ जाएंगे, मिल्स में जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे जो जूट फाइबर्स हैं उनके हम क्या बना लेंगे, बंडल बना लेंगे। ऐसे बंडल दिखेंगे एंड देन हम उसे मिल्स में सप्लाई करेंगे। एंड देन क्या होगा, आप लोगों को पता है देन वो किस में कन्वर्ट होंगे, इट विल कन्वर्ट इट इनटू यार्न। एंड देन ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है मिल्स की प्रोसेस है, ये यार्न में कन्वर्ट होंगे। ओके, ये जो है ये यार्न में कन्वर्ट हुआ। देन ये क्या होंगे, इट इज़ वोवन। आपको पता है इनके आगे के प्रोसेस क्या होते हैं, इसे वोव किया जाएगा। देन टेक्सटाइल्स में, मिल्स में इस तरह से फैब्रिक कन्वर्ट होंगे। फैब्रिक जो जूट के फैब्रिक होते हैं, जैसे कॉटन के फैब्रिक होते हैं। ओके, अ पीस ऑफ क्लॉथ इज़ नोन एज फैब्रिक, ये पीस ऑफ क्लॉथ में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम यूजेज ऑफ जूट। जूट के कौन कौन से यूजेज होते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर्स आफ्टर कॉटन इज़ जूट। जूट के बाद, कॉटन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर होते हैं वो होते हैं जूट, एंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, सम गनी बैग्स और सम सैक्स आर लाइक दिस, SACKS। ओके, गनी बैग्स भी हम इसे बोलते हैं, ये आप सबने देखा होगा। इट इज़ मेड ऑफ जूट। ओके, आप यहाँ देख भी सक रहे होंगे कि इसे किस तरह से बनाया गया। नाउ गनी बैग्स हो गए। नाउ सम कर्टेंस, आप अपने घर में भी बहुत सारे जूट के मटेरियल्स देख सकते हैं, लाइक दिस कर्टेंस। ओके, दिस इज़ अ वंडरफुल कर्टेंस मेड ऑफ जूट। नाउ दिस इज़ कारपेट, आप सबके घर में होंगे कारपेट मेड ऑफ जूट। नाउ सम चेयर कवरिंग इज ऑल्सो मेड ऑफ जूट। ओके, see one by one this images. Now this is sofa cover. Now so ये कुछ बेटा ऐसे ये जूट बैग, ये सब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आप लोगों को शो करने के लिए ये इमेजेस ऐड किए हैं, लाइक टेबल मैट्स, शॉपिंग बैग्स, बास्केट्स, ज्वेलरी, ऑल दीज आर मेड फ्रॉम जूट। ओके, जो वीट, मेज़, इन सब की जो पैकिंग होती है वो भी ऐसे ही गनी बैग्स में होती है जो कि जूट से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर जूट. I hope you all understood the topic jute. Now some other useful fibers which are called animal fibers. Animal fibers, the example of animal fibers are wool, silk. Okay, wool and silk. Now wool is obtained from the fleece of sheep. Everyone knows कि जो fleece, goat, इनके जो fleece present होते हैं, fleece means जो उनके body के outer covering होती है, जो hair होती है ना, जिस hair को हम क्या करते हैं, remove करते हैं, like you can see in that image also. इस image में आप देख सकते हैं कि इस sheep के ऊपर का जो part है, ओके, इसके जो ऊपर का पार्ट है जिसे हम हेयर या तो हम फ्लीस बोलते हैं, उसे हम रिमूव करते हैं. सो व्हाट इज शेयरिंग? SHEARING, रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग. हम जब रिमूव करेंगे शीप से इस फ्लीस को तो हम उस प्रोसेस को शेयरिंग बोलेंगे. नाउ जब हम उसे शेयर कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, देन उनके जो फ्लीस है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे डस्ट मैटर होंगे. तो हमें क्या करना होगा, हम उसको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते. सबसे पहले हम उन्हें वॉश करेंगे. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ रिमूव कर रहे हैं ना हम फ्लीस को. नाउ जब हम रिमूव कर लेंगे हमारे पास वुल आ जाएंगे. देन हम इस बड़े बड़े से जो फैक्ट्रीज़ होती है
वहाँ पर क्या होगा, इस तरह से वुल को सबसे पहले क्लीन किया जाएगा, वॉश किया जाएगा। जब हम उसे वॉश कर लेंगे, देन होता है ना कि जब हम वुल को वॉश करेंगे तो उसमें बहुत सारे नॉट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक आप अपने वुलन क्लॉथ्स में भी देख सकते हैं कि कुछ डेज जब आप उसे वेयर करेंगे तो आपको उसमें नॉट्स दिखेंगे, कुछ नॉट्स आ जाते हैं, गठान आ जाती है। सो यहाँ पर क्या होगा, वॉश करने के बाद हम उन्हें कॉम्ब करेंगे, मतलब हम उन्हें स्ट्रेट करने के लिए कॉम्ब करेंगे। जब आप खुद बाथ लेते हैं डेली, जब आप बाथिंग प्रोसेस जो होती है, नहाते हैं, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं, यूज़ करते हैं। कॉम्बिंग प्रोसेस होती है अपने हेयर को अच्छे से आप स्ट्रेट करने के लिए कि उसमें कोई नॉट ना रह जाए। तो वैसे ही यहाँ पे जो शिप की आउटर कवरिंग होती है, जो कि हेयर होती है, फ्लीस होती है, सबसे पहले उसे रिमूव करेंगे, देन वॉश करेंगे, देन आफ्टर दैट उन्हें कॉम्ब किया जाएगा ताकि वो स्ट्रेट हो जाएं, लाइक हियर इस मशीन से वो स्ट्रेट हो जाएंगे। देन उसे अच्छी तरह से लाइक हियर हम उसे नीट कर सकते हैं, बाय हैंड भी कर सकते हैं, एंड हम विद द हेल्प ऑफ मशीन भी इसे नीट कर सकते हैं। वीविंग प्रोसेस इज़ ऑल्सो डन, वीविंग प्रोसेस भी होती है मशीन से वीविंग प्रोसेस होती है वुल की। Okay, this is the process. Now what about silk? Silk is also an animal fiber. Now silk was first developed by which country? ये इंटरनल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली कि जो सिल्क होते हैं वो सबसे पहले किस कंट्री ने डेवलप की थी, डिस्कवर की थी? सो इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड और डिस्कवर्ड बाय चाइना। चाइना ने ही फर्स्ट डेवलप किया था कि सिल्क को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे सिल्क को हम ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की जो ऊपर की कोकून होती है, जो कि वो खुद डेवलप करते हैं, उस कोकून से जब वो ब्रेक होके बाहर आते हैं वो अलग प्रोसेस है। बट क्या आपको पता है कि ये जो थ्रेड होते हैं ये एक्चुअली एक थ्रेड ही है। जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो स्पिन करते हैं एंड स्पिन करते हुए वो इन थ्रेड को बनाते हैं। एंड ये कितने लॉन्ग होते हैं? 800 मीटर, अप्रोक्स 800 मीटर ये लॉन्ग होते हैं। एंड देन आगे की जो प्रोसेस है वो क्या होती है कि इस कोकून से बाहर जो आते हैं सिल्क मोथ, उससे पहले क्या होता है, उनको ब्रेक करके बाहर आने नहीं दिया जाता। अभी भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिल्क मोथ प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं, इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। कोकून को वाटर में बॉईल किया जाता है ताकि उसके अंदर में जो सिल्क वॉर्म प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, उसे हम किल कर सकें। बिकॉज हम उसे किल करेंगे तभी हमें इस कोकून से जो सिल्क है वो मिलेंगे। सबसे पहले हमने इसे बॉईल कर लिया, ओके, इसके अंदर जो वॉर्म प्रेजेंट है वो किल हो गए। देन अब वो जो कोकून है उससे इस तरह से, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे कोकून के एक एक जो थ्रेड है, सिल्क है, उसे हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे। देन हम उसे पुल करेंगे, बहुत ही धीरे से हम उसे पुल करेंगे। तो ऐसे आपके जो सिल्क है वो प्रोडक्शन ऐसे होते हैं। नाउ द हियर यू कैन सी कि उससे फिर क्या बनाया जाता है, सिल्क के जो फाइबर्स है वो बनते हैं। एंड मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसके बारे में थोड़ा ही इसीलिए बताया, आपके बुक में भी थोड़ा सा इसलिए दिया है बिकॉज़ इसके बारे में जो डिटेल में डिस्कशन है वो आपकी क्लास 7th में होगी। और अगर आप चाहें तो आप मेरे वीडियोस जो कि मैंने क्लास 7th के लिए बनाए हैं उसमें आप एनिमल फाइबर्स जो कि वुल एंड सिल्क है उसके पूरे प्रोसेस को देख भी सकते हैं। ओके, सो हम एनिमल फाइबर्स को उतना डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये पूरा जो आपका चैप्टर है प्लांट फाइबर पे फोकस्ड है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। ये मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, एंड उसका रीज़न ये है कि इसे आपको खुद से रीड करना है बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हो। ओके, सो द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, आप सबको पता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो लीव्स होते थे एंड उनके जो बार्क होते थे वो कवर, उससे आप अपनी बॉडी को कवर करते थे। वो उससे कवर क्यों करते थे? बिकॉज उनके सामने ऑप्शन सिर्फ यही था कि या तो वो प्लांट्स, उनके सामने प्लांट्स दिखते थे उन्हें, या एनिमल्स दिखते थे, तो वो दोनों का यूज़ करते थे। उन्होंने लीव्स को यूज़ किया, देन वो जो एनिमल है उनके स्किन को भी यूज़ करते थे, आप इन फ़ोटो में देख सकते हैं।
ओके, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, बिकॉज लीव्स से वो अपनी बॉडी को विंटर में वार्म नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने इसकी हेल्प से जो एनिमल के ऊपर की बॉडी के कवर होते थे, स्किन होती थी, उस स्किन से उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट किया। नाउ उन्होंने देन धीरे धीरे करके स्पिनिंग के बारे में समझा, देन उन्होंने कॉटन के बारे में समझा कि कॉटन क्या होते हैं, देन कॉटन से वो कैसे साड़ी एंड लुंगी बना सकते हैं, बिकॉज़ उस टाइम पे स्टिचिंग उनको नहीं पता था। अगर उन्हें स्टिचिंग नहीं पता है तो वो ऐसे ही क्लोथ्स वियर करेंगे जो कि अनस्टिच्ड हो, जिसमें स्टिचिंग की कोई नीड ना हो। तो जो लुंगी होते थे, धोती होती थी एंड देन साड़ी होती थी, वो इसे वियर करते थे बिकॉज उसमें स्टिचिंग की नीड नहीं होती थी। एंड उस टाइम पे उन्हें ये भी नहीं पता था कि उसे कैसे वियर करना है, वो बस उसने अपने अराउंड क्या कर लेते थे, पूरी तरह से स्पिन कर लेते थे, अच्छे से कवर कर लेते थे। बट उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि आगे हम क्या करेंगे, कैसे हम क्लोथ्स को स्टिच करेंगे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे निडल्स का इंट्रोड्यूस हुआ, उन्होंने खुद से इंट्रोड्यूस किया। देन बहुत सारे ऐसे जो स्टिच्ड क्लॉथ्स हैं लाइक जीन्स, सूट, शर्ट, ट्राउज़र्स, जो कि नाउ डेज़ हम यूज़ करते हैं, वो बनना स्टार्ट हुए। एंड आपको पता है कि 1000 ऑफ ईयर्स अगो जो क्लॉथिंग है वो इन्वेंट हुई थी, बट उससे सबसे पहले इजिप्ट में इन्वेंट किया गया था। इजिप्ट में फ्लैक्स प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया था, कॉटन प्लांट दिखाया था, तो सबसे पहले उन्होंने उसे कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। एंड कौन से रिवर के पास वो कल्टीवेट करते थे उन फैब्रिक्स को, उन्होंने बनाया नाइल रिवर के पास में। ओके, देन आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि जो चाइना है, उन्होंने सबसे पहले सिल्क को कल्टीवेट कैसे करना है, उन्हें सिल्क वॉर्म से कैसे लेना है, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड 3000 ईयर्स, बहुत बहुत ईयर पहले इजिप्ट ने स्टार्ट किया था। देन सिल्क वॉर्म से कैसे मिलना है, ये चाइना ने स्टार्ट किया था। सो ऐसे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आप लोगों को एक बार ब्रीफ इसका बता दिया है। आप लोग एक बार हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल रीड कर लेंगे। ओके, सो आई होप द कल्टिवेशन ऑफ जूट, यूजेस ऑफ जूट, व्हाट इज़ जूट, देन सम अदर यूजफुल फाइबर्स विच आर वुल, सिल्क, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ द चैप्टर इज़ completed beta, the chapter is completed. I had explained you everything. I hope you like this video. Thank you so much.